दिल्ली के अग्रणी स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञों की एक टीम ने उन्नत सर्जिकल तकनीकों, विशेषकर रोबोटिक स्पाइन सर्जरी को अपनाने के अपने समृद्ध अनुभव को साझा किया है, जो मरीजों को अधिक सुरक्षित, सटीक और शीघ्र रिकवरी के विकल्प प्रदान करता है। ये तकनीक विशेष रूप से डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रक्रियाओं में उपयोगी सिद्ध हो रही है। मंगलवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया गया कि स्पाइन सर्जरी एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें उन्नत सर्जिकल उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो सर्जनों की कुशलता के साथ मिलकर उत्कृष्ट देखभाल सुनिश्चित करते हैं। विशेषज्ञ सर्जनों की दक्षता और अत्याधुनिक तकनीक ने स्पाइन सर्जरी को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया है और मरीजों को तेजी से सामान्य जीवन में लौटने में मदद की है। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम्स के समावेश से सर्जिकल प्रिसीजन को एक नया आयाम देती है। ये सिस्टम 3 आयामी 3D विजुअलाइजेशन और जटिल स्पाइनल एनाटॉमी की सटीक नेविगेशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे जटिलताओं में कमी, बेहतर अलाइनमेंट और लंबी अवधि की स्थिरता सुनिश्चित होती है। ये तकनीक विशेष रूप से स्पाइनल फ्यूजन और डिफॉर्मिटी करेक्शन जैसी प्रक्रियाओं में कारगर सिद्ध हो रही है। डॉक्टर HS छाबड़ा, डॉक्टर विशाल सिंह, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट तथा डॉक्टर विकास टंडन, डॉक्टर जितेश मंघवानी, डॉक्टर गुरुराज संगोडीमठ, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, हमारे स्पाइन केयर में नवाचार उन उन्नत तकनीकों पर आधारित हैं जो मरीजों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रभावी और व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रदान करें जो दर्द को कम करें और रिकवरी को बढ़ावा दें, साथ ही सर्वोत्तम सर्जिकल सिद्धांतों का पालन भी करें। हालांकि यह तकनीक सभी मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, फिर भी विशेषज्ञ सर्जनों की दक्षता ये सुनिश्चित करती है कि हर मरीज के लिए उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत उपचार योजना बनाई जाए, जिससे उन्नत स्पाइन सर्जरी सुरक्षित और सुलभ हो सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वर्टेब्रा हो गया, हेमी वर्टेब्रा हो गया, आपको हड्डी आधी बनी, कोई बार बन गई, तो उसकी वजह से जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वो टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि जितना जल्दी इस डिफॉर्मिटी को बनने से पहले और जल्दी पहचाना जा सके, उतना उसका अच्छा इलाज हो पाता है। तो पहचानने के लिए डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, हमारे एक एसोसिएशन है जिसको हम एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है ASSI। हम लोगों ने ये एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है स्कूल्स के अंदर। एक ऐप बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम लोग बच्चों में ये जल्दी देख सकते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है कि नहीं हो रही। जब कई बार स्पाइन सर्जरी में अगर कुछ भी हम लोग इधर या उधर हो जाए, जैसे डॉक्टर गुरुराज ने बोला, जिससे कमजोरी आ सकती है, तो हमारे करियर में हम जो पांचों बैठे अग्री करेंगे, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम लोग जब कोई सर्जरी करते हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सर्जरी के दौरान कोई भी प्रेशर आए। तो यही उदाहरण है 10 साल के बच्चे का जिसके स्पाइन में इन्फेक्शन होने के वजह से उसकी डिफॉर्मिटी हो गई। हम लोग एज अ स्पाइन सर्जन कुछ हमारे फॉर्मूला हैं जिसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चों के केस में कि कौन से केसेस में इन्फेक्शन होने से डिफॉर्मिटी आगे होनी या नहीं होनी है। अगर ये चीज पहले पकड़ में आ जाए तो उसको रोका जा सकता है। ये 10 साल का बच्चा टायर 2 सिटी से मैनेज होकर मेरे पास पहुंचा, जिसे इन्फेक्शन आज से 2 साल पहले हुआ था और काफी बुरा इन्फेक्शन था, जिसे उस टाइम पे प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं दिया गया था। जब ये बच्चा मेरे पास पहुंचा तो उस टाइम पे उसके पैरों में कोई हरकत नहीं थी, उसके पैरों में केवल छूने की शक्ति बची हुई थी और पेशाब और टॉयलेट का कंट्रोल भी जा चुका था। उसके फैमिली को मैंने ये समझाया कि गार्डेड प्रोग्नोसिस के साथ अगर हमें कोशिश करनी है तो अभी हमारे पास उम्मीद है जब तक पैरों में छूने की शक्ति बची हुई है। अगर एक बार ये भी शक्ति चली जाएगी तो बच्चा रिकवर नहीं कर सकेगा। रोबोटिक सर्जरी इस केस में करके, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से बीमार था जिसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ भी प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आए, तो एक एक्यूरेट वेरी डेलिकेट सर्जरी परफॉर्म की गई इस बच्चे में, जिससे आज ये जो बच्चा है चल फिर तो रहा है ही इवेंचुअली, बट उसके साथ साथ ये बच्चा आज नेशनल लेवल पे एक स्विमिंग भी कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संगोडीमठ है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जो वसंत कुंज में स्थित है वहाँ पे रोबोटिक स्पाइन सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं स्कोलियोसिस और काइफोसिस, जो स्पाइन का डिफॉर्मिटी होता है, ये जो स्पाइन में स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका अवेयरनेस के लिए और स्पाइन के प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस के लिए और उसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट के लिए, उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे हम
डिस्कस कर रहे हैं कि स्कोलियोसिस जो है, जब स्पाइन टेढ़ा हो जाता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। जब स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। तो इससे एक तो आदमी का जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मतलब ठीक से, मतलब अपीयरेंस ठीक से नहीं हो पाता है, एक शोल्डर ऊपर नीचे हो जाता है, छाती ऊपर नीचे हो जाती है, तो और आदमी झुक के चलने लगता है, तो एक तरीके से अच्छे से दिखता नहीं है। और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये हाथों पैरों में कमजोरी कॉज कर सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत कॉज कर सकता है। तो इसको हम पहले से, मतलब जब कम है तभी इसको हम पकड़ ले और इसको डायग्नोसिस कर ले, तो हम बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्शन होता है, जैसे हम एक खिंचावट देते हैं उससे, और बेल्ट लगा के इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम इसको सही स्टेज पे पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसके कारण जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हमारे पास पहुंचते हैं, तो हमें इसके लिए सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन पहले सर्जरी थोड़ा सा रिस्की हुआ करता था, बट आज के टाइम पे रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा और कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा ये सर्जरीज बहुत सेफ हो चुके हैं। हम सेफली इन सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगले दिन ही उठ के चल फिर सकते हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, सब अपने बच्चों में ये सिम्टम्स है वो देखे कि कोई शोल्डर ऊपर नीचे तो नहीं है, छाती ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा है। इस चीज का हम एक बार ध्यान दें, और आपको कोई भी डाउट आए तो स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले और कंसल्ट करें। हाँ, तो इसमें 3 तरीके के स्कोलियोसिस होते हैं। एक तो बाय बर्थ होता है, तो जिसमें एक एक्स्ट्रा हड्डी है या एक हड्डी डेवलप ठीक से नहीं होने के कारण हो जाता है। और एक होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जिसमें हमारे अदर जैसे पोलियो हो गया, हमारे पास जैसे स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, तो ऐसे मरीजों में जो स्कोलियोसिस होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। और एक इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है जिसका रीजन हमें पता नहीं है ये क्यों हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन है और लड़कियों में बहुत कॉमन है। 80 to 90% मरीज लड़कियां होती है, बॉयज में ये बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली कुछ जेनेटिक डिसीजेस है जो हमने बोला बाय बर्थ होता है, इसको हम कंजेनाइटल स्कोलियोसिस या काइफोसिस बोलते हैं। ये बच्चों में बाय बर्थ ही हो सकता है, एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत जटिल है, एंड बहुत जल्दी से हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे में ये डिफॉर्मिटी इतना बढ़ जाता है कि बच्चा सांस भी नहीं ले पाता है प्रॉपरली।